जो आज अपन कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। मैं दीप्ति शर्मा आपको आज अध्याय 2 पढ़ाएंगे। अपन ने अध्याय 1 में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर मतलब व्यवसाय पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। ये जो अर्थव्यवस्था थी कब से कब तक की है बेटा? 1950 से 1990 तक। भारत में योजना का प्रमुख उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया को प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध जीवन के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए। ये पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब उसमें उद्देश्य रखे गए थे। तो 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अपना देश आजाद हुआ बेटा। उसके बाद नई व्यवसाय नीतियां शुरू हुई। अंततः 2000 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य विधाता बन गए। रात में नवनिर्माण का कार्य हमारे हाथों में था। पूर्ण विराम स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। मतलब अपन को कौन से कार्य करने चाहिए जिससे अपन आर्थिक विकास संभव हो सके, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेंगी। विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रणालियों की भी हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू की समाजवाद का प्रति मान सबसे अच्छा लगा। तो अपने प्रथम प्रधानमंत्री बेटा जवाहरलाल नेहरू ने मतलब आर्थिक योजनाएं अपनाई। उन्होंने ही पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ कराया। किंतु मैं भूतपूर्व सोवियत संघ की एक ऐसी नीति के पक्षधर में नहीं थे कि उत्पादन के सभी साधन सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। जब मतलब ब्रिटिश शासन काल था तो जो पूरे स्वामित्व थे वो किसके हाथों में थे? ब्रिटिश शासन के हाथों में। तो कोई निजी संपत्ति नहीं थी। मतलब जो सरकार की संपत्ति होती है वो निजी नहीं होती, सबका स्वामित्व उसमें होता है। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के विश्वास के प्रति मानव तथा अन्य संपत्तियों का परिवर्तन कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत में अनेक अन्य राजनेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या को किससे विकल्प की खोज बुनियादी तौर पे रखे। और यद्यपि उन्होंने समाजवाद से सहानुभूति थी, क्योंकि बेटा समाज में जब अपन रहते हैं तो समाज के प्रति अपने क्या बनते हैं? दायित्व बनते हैं। उन्होंने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद को श्रेष्ठ विशेषताओं से उपयुक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। उनके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवाद समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं सशक्त क्षेत्र होंगे, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र की क्या होगी बेटा? स्थापना होगी। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजनाएं बनाएगी। औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी यही दृष्टिकोण था। तो जो अर्थव्यवस्था थी बेटा उसकी औद्योगिक नीति कब रखी गई? उसका प्रस्ताव रखा गया 1948 में। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मतलब 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक योजना आयोग की स्थापना की गई, गठन किया गया। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात वर्ष 1950 में हुआ और इसको एक गांधी मतलब प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये आयोग का गठन किया गया। फिर योजनाएं क्या है? जब कोई योजना बनती है तो उनके लिए क्या करना होता है? तो योजनाएं क्या है? योजनाएं इनकी व्याख्या करती है कि देश में संसाधन का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए,
योजनाओं से कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं। मतलब जब अपन कोई योजना शुरू करते हैं तो उससे अपन को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये उद्देश्यों के बारे में भी अपन सोचते हैं और कितना ये व्यापक होगा। जिनको एक समय अवधि से प्राप्त करना होता है। अपन कोई कार्य निश्चित करते हैं, योजना बनाते हैं, तो उसके लिए खत्म करने की अवधि भी होती है बेटा। तो उस एक अवधि में सुनिश्चित करते हैं कि वो कैसे पूरी होगी। यह योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती हैं। इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। जो योजनाएं 5 वर्ष की होती, मतलब बेटा 5 वर्ष के लागू होती हैं, उनको पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। और उसमें क्या क्या कार्य लक्ष्य कर रखने हैं, उनसे क्या क्या मतलब उपलब्धियां होंगी, ये सब उसमें मतलब योजना के तहत बनाया जाता है। हमारी योजना वर्ष 2017 के केवल 5 वर्ष की अवधि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का एक उल्लेख किया गया है। अपितु उसमें आगामी 20 वर्ष प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का उल्लेख होता है। इस दीर्घकालीन योजना के परिप्रेक्ष्य में आत्मक योजनाएं कहते हैं। जो योजनाएं दीर्घकालीन होती हैं उनको उसके परिप्रेक्ष्य में एक आत्मिक योजनाएं कहते हैं उन्हें। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परियोजनाओं के लिए आधार कार्ड होने की अपेक्षा की जाती है। यह तो संभव नहीं होगा कि भारतीय योजनाओं में उनके सभी लक्ष्य एक समान और उनका महत्व भी कैसा बेटा एक सा हो। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वय भी हो सकते हैं। मतलब उनमें दुविधा होती है कि होगा नहीं होगा, मतलब पूर्ण होगी नहीं होगी, विकसित होगी कि नहीं होगी, इस टाइप से वो अंतर्द्वय चलता है। उदाहरण के लिए यदि औद्योगिक श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी को शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के विरोध में हो सकता है। जैसे जैसे विकास होगा बेटा वैसे वैसे श्रम मतलब बढ़ेगा तो रोजगार भी क्या होगा प्राप्त होगा। आयोजकों को इस प्रकार के विधियों का संतुलन करना पड़ता है, पर यह कार्य इतना सहज नहीं होता बेटा, क्योंकि जब बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं तो उनके कार्य को संपादित करने के लिए भी बहुत समय लगता है। यह कार्य इतना सहज नहीं है। भारत की विभिन्न योजनाओं को अलग अलग लक्ष्य पर बल दिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सड़क, मार्ग, सब चीज़ों के लिए अलग अलग बेटा योजनाएं बनाई गई। हर पंचवर्षीय योजना, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उनको पूरा करने के लिए समय और आर्थिक क्रियाएं भी मतलब आर्थिक व्यवस्था भी की जाती है। फिर पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ। तो अपन कोई योजना शुरू करेंगे बेटा तो उसके लाभ भी होंगे, हानि भी होगी, अच्छी भी होगी, बुरी भी होगी। तो दूसरा है बेटा पंचवर्षीय 2.2 के आप इसमें पॉइंटेशन में पढ़ेंगे बेटा पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ। किसी योजनाओं को स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य में समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। समृद्धि मतलब विकास, आधुनिकीकरण मतलब नया सा नया, है ना। हर निरंतर अपन प्रगति करेंगे और नया नया करेंगे, उसे आधुनिकीकरण। और आत्मनिर्भरता कि हम क्या कर सकते हैं, अपन आत्मनिर्भर बनेंगे तभी आगे बढ़ पाए। आज की स्थिति में देखेंगे बेटा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर नागरिक को आत्मनिर्भर होना है, और आत्मनिर्भर होंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। और समानता, तो कोई भी कार्य करने के लिए समानता भी उतनी जरूरी है जितनी आत्मनिर्भरता। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। सभी संसाधनों के कारण प्रत्येक योजनाओं में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है। अगर अपन लक्ष्य रखेंगे तभी कोई योजना सफल हो पाएगी। जिनको प्राथमिकता दी जाती है, योजनाकारों के यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर ना हो। और इस योजना के विषय में विस्तार से जानने का हम प्रयास करेंगे। समृद्धि, इसका अर्थ है कि देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना। मतलब जैसे जैसे वस्तु आएंगी, जैसे जैसे मतलब अपन श्रम देंगे, वस्तु का उत्पादन होगा तो अपन उसको वितरण करेंगे, बाजार में लाएंगे, तो
उसमें अपन को आर्थिक लाभ होगा और वैसे वैसे उस आर्थिक लाभ से अपने देश की भी क्या होगी बेटा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। अभिप्राय है उत्पादन में भूमि के आर्थिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग की और सहायता, वस्तु का विस्तार, उत्पादक पूंजी, सेवा की दक्षता में वृद्धि, अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पादन में निरंतर वृद्धि है। समृद्धि से मतलब बेटा हर चीज में वृद्धि, घरेलू आय में, उत्पादन में, बैंकिंग सेवा में, पूंजी की सेवा में, सब में समृद्धि। प्रमाणित सूचकांक के में अधिक से अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना, वस्तु और सेवाओं का अधिक उत्पादन करने के आवश्यक है। ये दूसरा है बेटा आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मतलब बेटा नया नया करना। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पूरे बीजों को स्थान पर नई किस्म की बीजों का प्रयोग कर खेती की पैदावार को बढ़ा सकता है। मतलब जब आधुनिकीकरण, तो अपन अभी तक अपन पुराने, जब अपना देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो अपन पुरानी विधियों से कृषि किया करते थे, लेकिन उसके बाद अपन को पुराने बीजों के स्थान पर नए किस्म की बीजों का प्रयोग, पैदावार को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे मतलब जो उपकरण होते हैं, नई तकनीकी का प्रयोग करके अपन खेती को भी बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीन का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। इसे आधुनिकीकरण कहेंगे। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। जैसे यह स्वीकार करना है कि महिला का अधिकार पुरुष के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्य क्षेत्र की सीमा तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभा का घर से बाहर, कारखाने, विद्यालय आदि स्थानों पर कार्य लिया जाता है। ऐसा करना समाज को अधिकांशतः क्या बनाता है बेटा, समृद्ध बनाता है। फिर है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों को आयातिक स्थानों के प्रयोग के द्वारा द्वारा कर सकता है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को क्या दिया गया बेटा, महत्व दिया गया। इसका अर्थ है चीजों में आने से बचाया जाए, जिसका देश में मतलब जो चीज अपन उत्पादित कर सकते हैं उन चीजों को बाहर से नहीं लेना है। उत्पादन संभव है। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भर कम करने के लिए आवश्यक समझा गया कि अपने देश में जो उत्पादन होता है बेटा उसको हम प्राप्त कर तो सकते हैं, क्यों अपन बाहर से मंगाएं। इसलिए उसको विदेशों से मंगाने के लिए अपन क्या करें बेटा, उसका बहिष्कार करें और आत्मनिर्भर बने। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न विदेशी प्रौद्योगिकी की पूंजी पर निर्भरता किसी भी प्रकार के रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता को बाधा में डाल सकती है। मतलब अपन किसी पर आत्मनिर्भर होंगे बेटा तो अपनी क्या होगी बेटा, अपनी स्वतंत्रता क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी और अपन उस पर निर्भर हो जाएंगे। इसलिए स्वयं को अपन आत्मनिर्भर बनाएं। फिर है समानता। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जनमानस में, समाज में सुधार नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं आ सकता। किसी देश में और समृद्धि दर और विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। निश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, धनी लोग तक सीमित ना रहें। मतलब जो भी अपन को लाभ होते हैं मतलब सबको समानता से मिले। समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को अच्छा भोजन, अच्छा आवास, अच्छी शिक्षा, मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा
पाने में समर्थ होना चाहिए। धन संपत्ति के वितरण में असमान कम होनी चाहिए, मतलब जो धन का वितरण है वो भी कैसी होना चाहिए, असमान कम होना चाहिए। अब हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई 7 वर्ष की योजनाओं के किस प्रकार 4 लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास किए गए। इसमें कृषि उद्योग व्यापार के संदर्भ में यह प्रयास कहाँ तक सफल रहे, मतलब ये जो योजनाएं चली उसमें कृषि उद्योग औद्योगिकरण कहाँ तक सफल रहे, इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। 1991 के बाद अपनाई गई नीति विकासात्मक मुद्दे के बारे में